गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो में बीबीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं। अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, 10-12 दिन में एग्जाम्स हैं, तो थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करो। 4 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं जिनके वीडियोस मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। मोर एजुकेशन करके चैनल का नाम है। और कॉस्टिंग की प्रैक्टिकल क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली है 28 से लेके, और 3 मई तक मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा। थ्योरी प्रैक्टिकल 100% सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम है, हम लोग 1000 रुपीज फीस स्ट्रक्चर चार्ज कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव यही है, बेसिकली मैं एमबीए पढ़ाता हूं, 2006 से पढ़ा रहा हूं, 18 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है जो बच्चों से रिलेशन बने, आगे एमबीए में क्लासेस में बच्चा मेरे पास आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जॉब रिपोर्ट आया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जिसमें उन्होंने बताया कौन सा जॉब आने वाला है। बिग डेटा, फिनटेक, एआईएमएल, जबरदस्त डिमांड आएगी। तो आप लोग जो एमबीए में स्पेशलाइजेशन चूज करें, ये वाला स्पेशलाइजेशन चूज करना, जहां पर डिमांड ज्यादा होगी। और फास्टेस्ट ग्रोइंग डिक्लाइनिंग जॉब दिखाई देगा आपको, पोस्ट ऑफिस क्लर्क, बैंक टेलर, डेटा एंट्री, कैशियर, इनकी जॉब जाने वाली है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी मेरी क्लासेस है ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे चलती है। उसके अलावा मैं IIM अहमदाबाद टॉप 20 स्कूल ऑफ एमबीए, जहां मैं हर साल बच्चों को लेके जाता हूं, ये हर साल की फोटोज आपको दिखाई दे रही होंगी। उसके अलावा मैं मुंबई में पढ़ा रहा हूं, मैं जयपुर में पढ़ा रहा हूं, मैं अलग अलग कॉलेजेस में, आपके आर्या कॉलेज हो गया, अलग अलग कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूं। राइटर भी हूं, एमबीए का बुक्स में 2008 से लिखा हूं, 2010 में बुक लिखा, 2011 में बुक लिखा। ये सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे आप लोग को। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कॉस्टिंग की क्लासेस तो मैं दूंगा ही दूंगा, साथ की साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं कि अगर मान लो आप एमबीए का प्लान भी कर रहे हो कहीं से भी, तो मेरे से बात जरूर करना। क्योंकि बेसिकली मार्केट पे इतने काउंसलर्स घूम रहे हैं जो कमीशन एजेंट्स हैं, पैसा लेंगे, एडमिशन कराएंगे और फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। यहां पे मैं 2 साल तक आपको पढ़ाऊंगा, और कौन सा कॉलेज बेस्ट है, 18-19 साल का एक्सपीरियंस है, इतने बच्चे पढ़ा चुका हूं मैं, एक एक कॉलेज को जानता हूं अंदर क्या कराएगा, कितने का प्लेसमेंट देगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, पूरा डिटेल मिलेगा। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे डिटेल जरूर भेजना अगर एमबीए का अगर प्लान कर रहे हो आप। और बाकी अगर आपको क्लासेस लेनी है कॉस्टिंग की, तो प्रॉपर क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप प्रॉपर क्लासेस लो, कोई डाउट हो तो मेरे को जरूर बोलना। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ो, और कोई डाउट आए तो मेरे को बोलना। चलिए शुरू करते हैं। हाँ भाई, इधर आना। टॉपिक का नाम है इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसीजर। सुनना मेरी बात सुनना। देखो, आपका सिलेबस दिखाता हूं मैं आपको। इसमें चलो अपन एक 5th यूनिट का एक टॉपिक किया, कौन सा किया, IHRM किया, इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन। अब जो इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसीजर है ना, वो इंपोर्टर का अलग होता है और एक्सपोर्टर का अलग होता है। भाई, जब अपन इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्टर कोई माल एक्सपोर्ट करता है, तो उसका एक प्रोसेस होता है, उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। ऐसे ये एक्सपोर्टर का भी होता है, और किसका होता है बोलो, इंपोर्टर का भी होता है। और उसके अंदर भैया सारे के सारे क्या तैयार होते हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं। क्या तैयार करते हैं अपन बोलो। तो ये टॉपिक है आपका कि भैया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, और साथ के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। और ये आपका टॉपिक पढ़ना भैया, पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है टॉपिक पढ़ना, इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालो, अपन बातें कर रहे हैं एक्सपोर्टर की। किसकी बातें कर रहे हैं बोलो। अगर मैं एक्सपोर्टर की बात करता हूं, तो भाई अब स्टेप बाय स्टेप देखना, पॉइंट पॉइंट याद करने। अंदर जाऊंगा तो इतना अंदर जाऊंगा, कोई मतलब नहीं है, बहुत माल है इसके अंदर, अनलिमिटेड है। सबसे पहले तो शांति से देखो, एक बंदा एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो भैया तू एक्सपोर्ट तो करेगा, तू अपनी कंपनी को रजिस्टर तो करा। रजिस्ट्रेशन स्टेज है इसमें, सॉरी आपकी सारी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर होंगे, ये होगा वो होगा, मतलब जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज है ना, वो सारी की सारी पूरी होंगी। समझा मेरी बात को। फिर उसके बाद में प्री शिपमेंट, माल भेजने से पहले, जब माल शिप होगा उससे पहले की क्या क्या फॉर्मेलिटीज है, वो सारी पूरी करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में क्या हो गया, वो माल आपने कंटेनर में डाल के क्या कर दिया, शिप कर दिया, तो क्या फॉर्मेलिटीज होंगी। आ रहे समझ में क्या बोल रहा हूं। उसके बाद में वो माल पहुंच गया, किसके पास पहुंच गया बोलो, इंपोर्टर के पास में। तो पोस्ट शिपमेंट क्या क्या काम होंगे, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। रजिस्ट्रेशन, प्री शिपमेंट, शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट। सबसे पहले फैक्ट्री जो आपने खोली है, वो फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर आपने इंपोर्टर से बात कर ली, इतने रुपए का माल भेज रहा हूं मैं तेरे को, तो फिर सारे के सारे प्री शिपमेंट की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। फिर उस माल को आप शिप कर दोगे। शिपमेंट होने के बाद में माल पहुंच गया, किसके पास पहुंच गया, इंपोर्टर के पास पहुंच गया। तो जिसके पास माल पहुंच गया, तो फिर क्या क्या काम होंगे, वो पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले अपन आ रहे हैं, किस पे आ रहे हैं बोलो, पहला पॉइंट पढ़ो भैया, क्या है बोलो, रजिस्ट्रेशन स्टेज।
अब रजिस्ट्रेशन का मतलब है जिस कंपनी को आपने बनाया है, एक्सपोर्ट कंपनी आपने डिजाइन की है, या तो वो कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी होगी, या कोई पार्टनरशिप होगी, या सोल ट्रेड कंपनी होगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सोल ट्रेड कंपनी होगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, जॉइंट स्टॉक का मतलब है बहुत सारी लोग मिलके एक कंपनी खोली उन्होंने। पार्टनरशिप में मतलब लिमिटेड 2 4 5 लोगों ने खोली। और यहाँ पर तो आपको क्या है कि इनको पता है कंपनीज एक्ट में क्या करवाना पड़ेगा, बोलो? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी है कि आपने कंपनी खोली, रजिस्टर ही नहीं करा रखी। अब जैसे कभी भी आपने देखा होगा जो कंपनी होती है उसका क्या मिलेगा, प्राइवेट लिमिटेड। तो प्राइवेट लिमिटेड का मतलब है कि कंपनी क्या है, रजिस्टर्ड। तो रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, पहला काम। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? फिर क्या करोगे भाई, आप लोग बता दो, कोई नई बात नहीं कर रहा। उसका करंट अकाउंट तो खोलोगे भाई, हिसाब किताब ऐसे कच्चे में थोड़ी होगा। आपने फॉरेन में माल भेज दिया, कैश मंगवा लिया उससे, और कैश भी पता है कौन से तरीके से मंगवाया, हवाला से। वो अलाउ थोड़ी है, लीगली जा रहा है सारा काम। तो आपको बैंक अकाउंट खोलना होगा। और अच्छा, वो बैंक अकाउंट पता है ऐसी बैंक में खोलोगे जहां पे आरबीआई आपको परमिशन देगी ये फॉरेन एक्सचेंज की डील्स करने का। क्योंकि आप जो बैंक अकाउंट खोल रहे हो उसमें जितने भी ट्रांजेक्शन होने तो फॉरेन के होने। तो फॉरेन से डॉलर आएगा, तो फॉरेन से जो पैसा आएगा उसको कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा आपको इंडियन करेंसी में। तो ऐसी बैंक में खोलो जहां आरबीआई आपको ये सारी की सारी परमिशंस दे रही है। बोलो, दो काम क्लियर है क्या? इस सब क्या, बोलो कौन सा काम कर रहे हैं अपन? चलो, मैंने अकाउंट खोल लिया। फिर ऑब्टेनिंग द इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर, आईईसी। याद कर लो भैया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर। भाई सीधी सी बात है, वो कोड नंबर तो होगा। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर होता है। जब आप माल बेचोगे या खरीदोगे तो एक नंबर होता है वो। ठीक है, उसके बाद में आते हैं अपन किस पे, पैन कार्ड। तो पैन कार्ड तो चाहिए एक कंपनी का। जब हिसाब किताब इनकम टैक्स वाले पैन कार्ड से तो पकड़ते हैं आपको। फिर आएगा आपका ऑब्टेनिंग अ सेल्स टैक्स नंबर, आपका सेल्स टैक्स नंबर होगा। ठीक है, फिर आएगा रजिस्ट्रेशन विद द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। किसके पास रजिस्ट्रेशन कराते हो आप? एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पास में। ये रजिस्ट्रेशन पता है क्यों होता है? अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया ना तो आप टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाओगे। एक्सपोर्टर पे कोई टैक्स नहीं लगाता, याद है मैं फर्स्ट डे से बता रहा हूं। एक्सपोर्टर को एक गवर्नमेंट प्रमोट करती है, कर तो एक्सपोर्ट। तो जितना एक्सपोर्ट करेगा फॉरेन से करेंसी आएगी और इंडिया की इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रो करेगी। और ये टैक्सेस किस पे लगते हैं, सारे इंपोर्टर पे लगते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करा लो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में। यहां पे जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ना तो इससे पता है क्या होगा, आप टैक्सेस वगैरह से क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन विद क्या है, बोलो बोलो? एक्सपोर्ट, ये वाला आपको मिलेगा यहाँ पे, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटीड कॉर्पोरेशन। अगर आपने एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन में रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आपको लोन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? और एक्सपोर्टर को गवर्नमेंट क्या देती है, लोन देती है। बोले तू तो ले ले, फैक्ट्री लगानी है पैसा नहीं है, ले ले, मशीन चलानी है नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है तेरे पास में, पैसा ले ले। गवर्नमेंट हर तरीके से क्या करती है, सपोर्ट करती है। क्यों करती है सपोर्ट? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि मेरी कंट्री में क्या बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े। तो ये लोन मिलने के लिए उसको हेल्प हो जाती है। अब बताओ, बोलो बोलो बोलो, क्या रजिस्ट्रेशन स्टेज समझ में आया क्या? बताओ, सबसे पहले बताओ। पहले आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, जॉइंट स्टॉक, पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरी कंपनी होगी। फिर आप अकाउंट खोलेंगे, करंट अकाउंट, और ऐसी बैंक में खोलेंगे जहां पे आरबीआई आपको सारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की परमिशन देगी। फिर उसके बाद में क्या करोगे, ये कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लोगे, पैन कार्ड बनाओगे, पैन कार्ड के बाद में सेल्स टैक्स नंबर लोगे। फिर उसके बाद में आप दो जगह रजिस्ट्रेशन और कराओगे। एक तो कराओगे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में। इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के रीजन क्या होते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, देखो इससे आप एग्जेम्प्ट कर जाओगे। किससे एग्जेम्प्ट कर जाओगे? ये जो आपकी टैक्सेस वगैरह देने पड़ते हैं वो नहीं देने पड़ेंगे। और आप एक और कराओगे, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटीड कॉर्पोरेशन। इसमें क्यों करा रहे हो रजिस्ट्रेशन? जिससे कि आपको एक्सपोर्ट के लिए उधार मिल जाए। और कौन देगा ये सारी उधारी? गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट आपको लोन वगैरह देती है। बोलो भाई बोलो, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? अब आता है पहला पॉइंट, क्या था, बोलो बोलो सब लोग बोलो, रजिस्ट्रेशन। अब क्या कर दूं, बोलो, शिपमेंट स्टेज। अरे तो शिपमेंट तो तब होगा जब उस माल को बेचूंगा। तो माल को बेचने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा भैया, अप्रोच टू द फॉरेन बायर। सोचो सोचो सोचो, अब माल बेचो, अरे तो माल बेचोगे तो अप्रोच टू द फॉरेन बायर। समझ में आ रहा है? सबसे पहले आप फॉरेन बायर को क्या करोगे, बोलो, अप्रोच करोगे। आपने फॉरेन बायर को क्या किया, अप्रोच कर लिया। देखो, इन ऑर्डर टू, यहां पे दिखाई देगा आपको, ठीक है,
इन ऑर्डर टू एक्सपोर्ट ऑर्डर अ न्यू एक्सपोर्टर में मेक अ यूज ऑफ वन और मोर टेक्निक बाय एन एडवर्टाइजमेंट एंड इंटरनेशनल मीडिया। आए समझ में? एडवर्टाइजमेंट करोगे, इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेट के थ्रू जाओगे, ठीक है, और सेल्स प्रमोशन करके क्या है कि वहां से क्या लाओगे बोलो, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी करके एग्जीबिशन वगैरह कराओगे, फेयर होते ना, मेले वेले, तो उससे क्या है आपको बायर मिल जाएगा, तो इसको आपसे माल खरीदना है। अब क्या होगा बोलो, इंक्वायरी एंड ऑफर। अब वो बायर आपके पास इंक्वायरी करने आया तो अपन उसको ऑफर करेंगे, भैया इतना माल दे दूंगा मैं तेरे को, इस रेट पे दे दूंगा, ये मेरी साइज होगी, ये वेट होगा, ये क्वांटिटी होगी, टर्म ऑफ पेमेंट क्या होगा, ये सारी बातें आपको किसको मेंशन करनी पड़ेगी बोलो, इंपोर्टर को, सारी बातें बता दी आपने, ठीक है। फिर आएगा आपका कंफर्मेशन ऑफ ऑर्डर। अब इंपोर्टर को पूरी बात समझ में आ गई, तो इंपोर्टर ने क्या बोला, ठीक है चलो भाई सर, मेरे आप सारी बात समझ में आ गई और मैं आपसे एक ऑर्डर लेने को तैयार हूं। देखा जा रहा है, द कंप्लीशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन इज फाइनलाइज, सारी फाइनलाइज होगी टर्म्स एंड कंडीशन। द एक्सपोर्टर सेंड द 3 कॉपी ऑफ परफॉर्म ऑफ इनवॉइस टू द इंपोर्टर फॉर कंफर्मेशन ऑफ ऑर्डर। अरे समझ में, जब सारी टर्म्स एंड कंडीशन और सारी बातें फाइनलाइज हो गई तो वो एक कॉपी भेजता है, किसको भेजता है कॉपी, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर को। क्या कॉपी में क्या होता है, पूरा डिटेल होता है कि कितना माल दूंगा, किस रेट पे दूंगा, कब पहुंचेगा, क्या होगा, सब कुछ क्लियर होगा उसके अंदर। इंपोर्टर साइन द कॉपी एंड सेंड बैक टू द एक्सपोर्टर। इंपोर्टर उस कॉपी को साइन करता है और 2 कॉपी वापस किसको भेजता है, एक्सपोर्टर को। तो एक्सपोर्टर को साइन होने के बाद क्लियर हो गया, इसका मतलब इसको माल सीरियसली चाहिए, हो गया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लेटर ऑफ क्रेडिट। सुनना भाई मेरी बात को, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना वो इसी पे बेस्ड है। एक्चुअल में क्या है, एक्सपोर्टर को इंपोर्टर पे कभी विश्वास नहीं होता। देखो सीधी सी बात बताओ, माल मैंने चाइना भेजा, जापान भिजवा दिया और जापान माल आ गया, जापानीज कहते नहीं ये पैसा कर लो, क्या कर लोगे, क्या कर लोगे फिर, नहीं एडवांस पेमेंट देते नहीं है वो, नहीं देते। एडवांस पेमेंट क्यों नहीं होता, क्योंकि जापानीज चाइनीज को अपने पे विश्वास नहीं है, बोले पैसा देंगे खा पी के बैठ जाएगा, बोले नहीं दे रहा माल, कर ले क्या कर लेगा। इसीलिए बीच में एक वर्ड आया जिस वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एलसी, फुल फॉर्म होता है उसका लेटर ऑफ क्रेडिट। ये क्या है, अब सुनो, वो जो इंपोर्टर है ना, इंपोर्टर के पास जो डॉक्यूमेंट थी ना, कॉपी थी, वो जो साइन की हुई कॉपी थी, उस कॉपी को लेके इंपोर्टर जाएगा अपनी ही कंट्री की बैंक के पास। मतलब मेरे को जापान में माल बेचना है तो जापान का जो आदमी जिसको माल खरीदना है वो कहां जाएगा, अपनी बैंक के पास जाएगा, बैंक को जाके बोलेगा सर ये देखो मैं 2 करोड़ का माल इंपोर्ट करना चाहता हूं। जापान की बैंक बोलेगी ठीक है 2 करोड़ का करना है कर लो। तो बोले सर लिख के दो, आप क्या बना के दो, एलसी, एलसी मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट बना के दो। बोले अभी बना देते हैं। आप 4 करोड़ की प्रॉपर्टी डिपॉजिट कराओ पहले, 4 करोड़ की आपके जो घर है या फैमिली है या जो भी आपके पास में प्रॉपर्टी है उसके पेपर हमारे पास क्या करा दो, गिरवी रख दो, और उसकी वो वैल्यूएशन कर लेते हैं, कितना आ रहा है उसका 4 करोड़, खत्म कहानी। अब वो आपको एलसी बना के दे देंगे, लेटर ऑफ क्रेडिट की, ठीक है आप ले जाओ आराम से और आप तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो। वो लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपोर्टर के पास आएगा। अब जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो बैंक गारंटी है, किसके लिए है, एक्सपोर्टर के लिए, कि अगर वो इंपोर्टर पेमेंट नहीं करे तो पेमेंट अब कौन करेगा, बैंक, उस कंट्री की बैंक पेमेंट करेगी। और उस कंट्री की बैंक कैसे पेमेंट करेगी, उसकी 4 करोड़ की प्रॉपर्टी क्या कर देगी, बेच के दे देगी। आ रहा है कुछ समझ में क्या बोल रहा हूं। तो अब मेरे पास में मैं सेफ हो गया, मैं ये सेफ हो गया कि मेरे को पैसा मिलेगा, बट कंडीशन उस बैंक की क्या है, ऐसे नहीं देती वो पैसा, वो कहती पहले माल भेजो। भाई आप माल तो भेजो, जापान में माल आएगा ना, जैसे ही माल आएगा तो मैं इंपोर्टर से पैसा दिलवा दूंगा आपको, और अगर इंपोर्टर मना कर देगा तो मैं दे दूंगा, बट माल को पहले कहां भेजोगे आप, उस कंट्री में भेजोगे। तो अब क्या हो गया, बीच में पता है इन दोनों के कौन आ गया, एक्सपोर्टर, बैंक आ गई, और बैंक ने क्या दी थी, गारंटी। तो एक्सपोर्टर भी सेफ और इंपोर्टर भी सेफ हो गया। आप सोच रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अभी तक देखो यहां पे दिखाई देगा, द डॉक्यूमेंट ऑफ अ क्रेडिट और अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड द सिक्योर्ड मेथड ऑफ पेमेंट टू सेटल द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। समझ में आया, सबसे ज्यादा सिक्योर्ड मेथड है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को क्या करने के लिए, सेटल करने के लिए। ऑन द फाइनलाइजेशन ऑफ द एक्सपोर्टर द कॉन्ट्रैक्ट द इंपोर्टर ओपन अ लेटर ऑफ क्रेडिट इन फेवर ऑफ एक्सपोर्टर। वो ये लेटर ऑफ क्रेडिट कौन बनवाता है, इंपोर्टर। किसके फेवर में बनवाता है, एक्सपोर्टर के। इफ एग्री अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में बातें होती है उसमें एग्री हो जाता है, हो गया। अब बोलो क्या ये प्री शिपमेंट समझ में आ रहा है क्या, शिपमेंट से पहले भैया क्या किया आप बता दो, बायर को अप्रोच किया, फिर जब बायर मिल गया तो उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड की, सारी इंक्वायरी ऑफर करके सब कुछ कंफर्म हो गया, तो ऑर्डर को कंफर्म किया, तो जब मैंने वहां भेजा, लेटर भेजा तो उसे साइन करके दे दिए। फिर उसके बाद में क्या किया, लेटर ऑफ क्रेडिट बनाया गया, एलसी बनाया गया, यहां तक क्लियर है। फिर देखो
अरेंजमेंट ऑफ शिपमेंट फाइनेंस। अभी तक माल बना नहीं है, अभी तो हिसाब किताब ही हो रहा है, ये पेपर भी चल रहा है। अब भैया सीधी सी बात है, वो माल बनाऊंगा फिर शिप करूंगा, पैसा ही नहीं है मेरे पास में, एक्सपोर्टर के पास पैसा कहाँ है, तो क्या कर रहा है बोलो, अरेंजमेंट ऑफ, बोलो बोलो, प्री शिपमेंट फाइनेंस। अब सीधी सी बात है, मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए भैया, माल तो तब बनेगा जब रॉ मटेरियल होगा। रॉ मटेरियल कहां से आएगा, पैसा चाहिए रॉ मटेरियल के लिए, वो कौन देगा सारा पैसा, ये जो आपको रॉ मटेरियल का अदर कंपोनेंट्स, पैकिंग गुड्स के लिए, ट्रांसफर ऑफ गुड्स के लिए चाहिए, शिपमेंट, पोर्ट शिपमेंट के लिए पैसा चाहिए, ये सारा पैसा कौन अरेंज करेगा आपको बोलो, बैंक देगा। और कैसे दिया बैंक ने, याद करो अपने रजिस्ट्रेशन कराए थे नहीं कराए थे, यहाँ पे देखो, ये रजिस्ट्रेशन किसमें कराया था बोलो, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटीड कॉर्पोरेशन। इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के बाद गवर्नमेंट देती है, बिल्कुल देगी आपको, क्योंकि गवर्नमेंट को आपको क्या करना है, प्रमोट करना है। तो गवर्नमेंट अगर प्रमोट करती है आपको तो गवर्नमेंट का भी फायदा है इसमें, आ रहे समझ में। फिर क्या होगा बोलो बोलो, फिर क्या करेगा वो, पैसा आ गया ना रॉ मटेरियल के लिए, फिर क्या करेगा बोलो, प्रोडक्शन एंड प्रोसीजर ऑफ गुड्स, कोई दिक्कत, बन गया माल, बन गया माल, बन गया तो उसको क्या करेगा बोलो, पैकिंग मटेरियल खरीदेगा नहीं खरीदेगा, वो पैकिंग मटेरियल खरीदेगा, खरीदने के बाद में क्या होगा, ऐसे नहीं सीधा पैक कर देते आंख बंद करके, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अरे भैया कस्टम वाले आपकी फैक्ट्री में आएंगे और आके पैकिंग से पहले आपके माल की क्या करेंगे बोलो, इंस्पेक्शन करेंगे। क्यों, क्योंकि वो जापान में माल जा रहा है, जापान के गवर्नमेंट के लॉज है कि वो माल ऐसा होना चाहिए, आईएसआई मार्क होना चाहिए, ये क्वालिटी स्टैंडर्ड होनी चाहिए, ये सब मैच करने चाहिए। अगर वो मैच नहीं करेंगे ना, अगर वो मैच नहीं करेंगे तो जापान उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उस माल को। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड के लिए एक सर्टिफिकेट आता है। अब यहां पे देखो ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है, इफ द गुड्स आर एक्सपोर्ट इन द सब्जेक्ट ऑफ कंपल्सरी क्वालिटी कंट्रोल, द प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन ऑफ द एक्सपोर्टर एंड द इंस्पेक्शन, ये देखो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी क्या देगी आपको, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट देगी। अगर आप जो पैकिंग करके एक्सपोर्ट कर दिया ना माल को, तो वहां कस्टम वाले आपके माल को नहीं चेक कर पाएंगे, खुलता नहीं है पैक किया हुआ माल, कंटेनर में से खोलते नहीं है वो, तो पहले क्या लेना पड़ेगा बोलो बोलो, आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और सर्टिफिकेट एक्सपोर्ट इंस्पेक्टर एजेंसी, इंस्पेक्शन एजेंसी देगी आपको सर्टिफिकेट, वो सारा माल आपका क्या करेगी, चेक करेगी। हो गया भाई, क्या क्या किया बताओ, चलो वापस चलते हैं, क्या क्या किया बोलो फटाफट बोलो, फिर कंफर्मेशन ऑफ ऑर्डर, लेटर ऑफ क्रेडिट आ गया, फिर बोलो प्री शिपमेंट कर दिया, फिर उसके बाद में माल बना लिया, पैकिंग कर ली, पैकिंग करके इंस्पेक्शन करा दिया, पैकिंग मटेरियल खरीदा, पैकिंग नहीं किया, पैकिंग मटेरियल खरीदा आपने, फिर इंस्पेक्शन करा लिया, इंस्पेक्शन कराने के बाद में देखो ये सेंट्रल एक्साइज क्लियरेंस ये लेनी पड़ेगी भैया आपको, सेंट्रल एक्साइज क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, ऑब्टेन द इंश्योरेंस कवर। अब सीधी सी बात है, माल डूब गया तो भाई तूफान आ गया, शिप ही गायब हो गया, गया पानी के अंदर शिप, तो उसका पैसा कौन भरेगा, तो उसके लिए क्या करवाते हैं अपन बोलो, इंश्योरेंस करवाते हैं। और ये जो है ना एक्साइज क्लियरेंस, एक्साइज डिपार्टमेंट जो होता है आपका, जो इनकम टैक्स की जगह एक्साइज होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, उससे क्या लेनी पड़ेगी क्लियरेंस, अपॉइंटमेंट ऑफ सीएनएफ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसके बाद पता है क्या, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है शिपमेंट के टाइम पे। अभी जो शिपमेंट के टाइम पे फॉर्मेलिटीज है, इसको क्लियरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंट बोलते हैं इसको। ये वो बंदा है जो सारी हेडेक लेता है, कंटेनर में माल डलवाना है, कंटेनर को ट्रांसपोर्ट लेके वहां शिपमेंट तक जाना है, कंटेनर को शिप करवाना है, वहां के कस्टम वालों से डील करना है, ये सारे काम फिर अपन नहीं करते खुद, ये सारे काम किसके ऊपर डाल देते हैं बोलो, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट के ऊपर। द एक्सपोर्ट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एंड द एक्सपोर्टर शुड अपॉइंट, क्या अपॉइंट करता है वो, सीएनएफ को अपॉइंट करता है, स्मूथ क्लियरिंग ऑफ द गुड्स फ्रॉम कस्टम, कस्टम वालों से शांति से क्या हो जाए, क्लियरिंग हो जाए। प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ वेरियस एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनते हैं, मतलब माथाफोड़ी यही है। तो माथाफोड़ी कंपनी लेना नहीं चाहती, कंपनी माल बना देती है और सीएनएफ को बुला लेती है, आजा भैया, और तू इस माल को क्या कर, शिप करा दे। तो माल को शिप कराने में कस्टम वालों से बहुत बड़ा माथाफोड़ी वाला काम है, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, अभी डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, इतने डॉक्यूमेंट है, मतलब यहां तक कि वो जो बंदा है ना जो शिप चलाता है उसका भी साइन होता है, अगर उसका साइन नहीं हो ना तो वो कंटेनर आपका अंदर नहीं आएगा, सबके साइन होते हैं, मतलब बड़ा प्रोसीजर है। ये सारा प्रोसीजर कौन करता है बोलो, सीएनएफ। अपन फ्री हो गए बोलो, यहां तक कोई डाउट बैठा, दो स्टेज समझ में आ गई, पॉइंट्स याद करने और कुछ नहीं याद नहीं करना, अंदर तो आप कुछ भी लिख सकते हो चलेगा। फिर क्या आता है बोलो, शिपमेंट स्टेज। अब भैया यहां तक मैं पहुंच गया कि मेरा माल पोर्ट तक पहुंच गया, अब मेरे को क्या कराना है बोलो, शिप कराना है।
अब ये जो सारा काम है ना, ये काम पता है किसका चल रहा है? अपना काम खत्म हो गया, ये सारा काम कौन कर रहा है बोलो? एजेंट कर रहा है, सीएनएफ कर रहा है। अब देखो, रिजर्वेशन ऑफ शिपमेंट स्पेस, अरे वो जो कंटेनर रखेंगे उसकी जगह जगह का रिजर्वेशन कराना पड़ता है। जैसे अपन जाते नहीं, अपनी सीट की रिजर्वेशन होती है, वैसे कंटेनर को रखने की जगह शिप में कौन सी होगी, कहां रखेंगे उस कंटेनर को, उसका रिजर्वेशन कराना पड़ेगा। अरेंजमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट अप टू द पोर्ट शिपमेंट, तो भैया आपकी फैक्ट्री से लेके पोर्ट तक तो जाएगा माल, वो कंटेनर आपकी फैक्ट्री से कहां तक जाएगा? पोर्ट तक। ये कौन अरेंज करेगा? आप अरेंज करो। आप मतलब जो आपने बंदा रखा है ना सीएनएफ, वो अरेंज करेगा। दिखाई दे रहा है आपको? आगे देखो, प्रिपरेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ शिपमेंट डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट बनेंगे भैया, खूब सारे डॉक्यूमेंट है। और ये सारा काम किसका है बोलो? कौन करेगा ये? देखो, लेटर ऑफ क्रेडिट दिखाई दे रहा है, ऑफ एक्सपोर्ट, कमर्शियल इनवॉइस कॉपी, 2 कॉपी ये बनेगी, पैकिंग लिस्ट नोट बनेगा, सर्टिफिकेट ओरिजिन, ठीक है। 2-3 पॉइंट कर लो। मैराइन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। मैराइन इंश्योरेंस पॉलिसी, सर्टिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल कॉपी, तो 4-5 पॉइंट याद कर लेना, बट मेन पॉइंट ये जरूर रखना उसमें। कौन सा वाला? मैराइन इंश्योरेंस। क्या है बताओ, व्हाट इज मैराइन इंश्योरेंस? बोलो बोलो। हाँ, पानी में डूब गया तो भैया उसका इंश्योरेंस पॉलिसी पहले करा दी जाती है, फिर उसके बाद में क्या होगा बताओ? क्या कराएगा वो? माल पहुंच गया वहां पे, कस्टम से क्लियर कराना है उसको, शिप में तो डालोगे माल को। द कार्गो मस्ट बी क्लियर फ्रॉम द कस्टम बिफोर दे आर लोडेड ऑन द शिप, शिप पे लोड होने से पहले कस्टम वाले उसको क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। फॉर दिस द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स ऑफ 5 कॉपी ऑफ शिपमेंट बिल सबमिटेड टू द कस्टम ऑफिसर, कस्टम हाउस, द कस्टम हाउस हैज द फॉर्मेलिटीज, ठीक है। तो ये सारी की सारी कॉपीज जो बिल बने थे ना आपके, सारी कॉपीज किसको सबमिट करोगे आप? कस्टम डिपार्टमेंट को। कस्टम डिपार्टमेंट सारा वेरीफाई करके आपका माल क्लियर करके शिप तक भेजेगा। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं? फिर क्या आएगा बोलो? ऑब्टेनिंग कंटेनर ऑर्डर फॉर द पोर्ट अथॉरिटी। अब आपको क्या लेना है बोलो? कार्टिंग ऑर्डर फ्रॉम द पोर्ट अथॉरिटी, पोर्ट अथॉरिटी से ऑर्डर लेने पड़ेंगे। कस्टम एग्जामिनेशन इश्यू ऑफ लेट द एक्सपोर्ट ऑर्डर। अब कस्टम ने आपका सारा एग्जामिनेशन करके बोला ठीक है, हम आपको परमिशन देते हैं कि आप अपने इस ऑर्डर को क्या कर सकते हो? अब एक्सपोर्ट कर सकते हो। ऑब्टेन द लेट द शिप ऑर्डर फॉर द कस्टमर प्रोस्पेक्टिव ऑफिसर। लास्ट पॉइंट देखना ये वाला, ऑब्टेन द मेट रिसिप्ट और बिल ऑफ लैंडिंग। पता है मेट रिसिप्ट कौन है? हाँ, द मेट रिसिप्ट ऑफ द पोर्ट शिपमेंट, ये डॉक्यूमेंट हो गया। फिर उसके बाद में, हाँ ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे दिखाई देगा आपको, मेट रिसिप्ट ऑफ पोर्ट सप्लीमेंट, द पोर्ट सप्लीमेंट रिसीव द पोर्ट ड्यूज हैंडल्ड बाय द मेट रिसिप्ट and CNF. The CNF has surrendered the mate receipt for the shipping company for obtaining the bill, and the shipping companies issued 2 or 3 negotiable bill lending, ठीक है। फिर आएगा आपका, क्या आएगा नेक्स्ट पॉइंट? क्या बोलो? पोस्ट शिपमेंट। तो बस इतना इतना सा पढ़ लो, इसमें से अगर एक आधा पॉइंट कम ज्यादा भी कर दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। फिर लास्ट क्या है बोलो? पोस्ट शिपमेंट। पहुंच गया भैया माल, कहां पहुंच गया माल? एक्सपोर्टर के पास पहुंच गया। सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय सीएनएफ एजेंट टू द एक्सपोर्टर। अब सीएनएफ एजेंट जितने भी डॉक्यूमेंट बनाए थे ना, ये सारे डॉक्यूमेंट किसको दे देगा बोलो? वही डॉक्यूमेंट है जो ऊपर बनाए थे उसने। किसको देगा ये सारे डॉक्यूमेंट? एक्सपोर्टर को। एक्सपोर्ट, अरे भाई सीएनएफ किसने अपॉइंट किया था? सीएनएफ को एक्सपोर्टर ने। तो वो सारा काम कंटेनर शिप चालू कर दिया उसने, शिप क्या हो गया? गया। और जाने के बाद सीएनएफ का काम खत्म, सीएनएफ ने सारे डॉक्यूमेंट पकड़ा दिए, भैया देखो मैंने सारा काम कर दिया, मेरा पैसा रिलीज कर दो। आ गया। फिर क्या आएगा बोलो? शिपमेंट एडवाइस टू इंपोर्टर। अब वो इंपोर्टर को कौन एडवाइस करेगा? एक्सपोर्टर, कि भैया मैंने माल पहुंचा दिया है और ये इस डेट पे आपके पास माल आने वाला है, इस नाम से आपके पास कंटेनर आएगा। समझना मैं क्या बोल रहा हूं? उसका डेट, उसका टाइम, उसका नेम, कंटेनर में क्या है, कितना वेट है, क्या क्वांटिटी है, सारी चीजें क्या करेगा? कौन बताएगा ये सारी बातें? एक्सपोर्टर। किसको बताएगा? एक्सपोर्टर इंपोर्टर को बताएगा। फिर आएगा प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू द बैंक फॉर नेगोशिएशन। अब भाई सीधी सी बात है, सबमिशन ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट टू द बैंक फॉर द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द पेमेंट फ्रॉम द बैंक ऑन द नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट टाइटल नेगोशिएबल। अब सीधी सी बात है, अब मेरे को एक बात बताओ, वो माल पहुंच गया, पैसा तो आया ही नहीं, माल कहां गया? इंपोर्टर के पास में। तो अब ये जो है ना एक्सपोर्टर है ना, एक्सपोर्टर पता है किसके पास जाएगा? इंपोर्टर की बैंक के पास जाएगा, जहां पर वो एलसी बनी थी, लेटर ऑफ क्रेडिट, उसको जाके सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करा देगा बोलो? सबमिट करा देगा। दिख रहा है आपको ये?
फुल बिल, ये देखो ना मेराइन इंश्योरेंस पॉलिसी, वही डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट चेंज नहीं हो रहे, ये डॉक्यूमेंट इधर आ गए। जैसे ये डॉक्यूमेंट देगा तो उधर बैंक क्लियर कर देगी कि हाँ इसका मतलब माल आ गया। अब क्या होगा, डिस्पैच ऑफ डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट क्या करे जाएंगे बोलो, डिस्पैच, किसको डिस्पैच करेंगे बोलो, किसको देंगे सारे डॉक्यूमेंट, इंपोर्टर बैंक को दे दिए। और किसके बिहाफ पे देंगे, स्पेसिफाइड इन एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट में भैया बैंक ने बोला था पैसा चाहिए तो सारे डॉक्यूमेंट दे दो, और आपने एक्सपोर्ट कर दिया माल, आप लीगली दे रहे हो डॉक्यूमेंट। अब क्या होगा बोलो, ये सारा होने के बाद में क्या होगा, अब वो जो इंपोर्टर बैंक थी ना वो सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगी, चेक करेगी, माल चेक करेगी, और आपका क्या कर देगी बोलो बोलो, आपका ये देखो यार, रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव, इंसेंटिव बोल दो या पेमेंट बोल दो। इफ द एक्सपोर्टर इज एलिजिबल फॉर द एक्सपोर्ट इंसेंटिव देन he should submit the claim of such accomplished by the bank certification for the appropriate authority। तो उसके बाद में क्या होगा, उसको उसका क्या मिल जाएगा, क्लेम मिल जाएगा। क्लेम मिल जाएगा मतलब जो उसका पैसा बनता है उतना पैसा कौन देगा, बैंक देगी। कौन सी बैंक देगी भैया, इंपोर्टर बैंक देगी। बोलो यहाँ तो कोई डाउट है क्या, अरे जीआर नंबर प्रोसेस, जीआर नंबर छोड़ दो उसको, इसकी जरूरत नहीं थी। अब बोलो क्या ये टॉपिक हुआ कि नहीं हुआ, अभी एक हुआ है एक्सपोर्टर की, एक्सपोर्ट अगर आपको करना है तो एक्सपोर्ट करने की 4 स्टेजें है। पहली स्टेज क्या थी, रजिस्ट्रेशन कराओगे, फिर माल क्या करोगे बोलो, शिप करोगे। भाई पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर प्री शिपमेंट होगा, फिर पोस्ट शिपमेंट होगा। पोस्ट शिपमेंट के बाद में क्या होगा बोलो, शिपमेंट। पहले रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर प्री शिपमेंट हो गया, फिर माल शिप कर दिया, और फिर पोस्ट शिपमेंट हो गया, और फाइनली लास्ट में जाके आपको पैसा मिल जाएगा। तो अगर इस कहानी को अगर पॉइंट वाइज लिखे तो याद हो जाएगी। हाँ भाई कर लोगे ना, हो जाएगा, इतना कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में और करते हैं, ठीक है। चैप्टर बड़ा है,